Hello, namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I'm your very own Samapti ma'am, and today I am back again with a Vardhan. And today's Vardhan is a Vardhan that you were asking me, and that is the cardiac cycle. So we are going to start with the cardiac cycle and make sure that before you read this topic, you are वेल अवेयर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ योर हार्ट. ठीक है, वैसे तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया है और मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में, बिकॉज कंडक्टिंग सिस्टम और जो कार्डियक साइकिल है वो थोड़ा सा आपस में रिलेटेड है, काफी रिलेटेड है. तो आपको कंडक्टिंग सिस्टम थोड़ा सा पता होना चाहिए so that you understand the entire cardiac cycle. So let's get started with the conducting system without wasting any more time. ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में आपने पढ़ा है बच्चों कि आपके हार्ट में कुछ स्पेशल मसल फाइबर्स होते हैं. आपके पास ऐसे नोड होता है, आपके पास एवी नोड होता है, आपके पास बंडल ऑफ हिल्स होता है, आपके पास पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, जो मैंने इस डायग्राम में आपको शो किया हुआ है. दैट लोकेशन के साथ में आपको पता होना चाहिए ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. अगेन आई एम सेइंग ये टॉपिक नहीं है बट ये टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रही हूँ. हो सके तो आप ये पढ़ के बैठना. ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एसए नोड. आपके पास एसए नोड है टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. आपका हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है. एक और चीज आपने पढ़ी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा जनरेट करने वाला जो चीज है दैट इज एसए नोड. इट जनरेट 70 to 72 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल पर मिनट. सबसे हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, और इससे वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए इंफॉर्मेशन या इनपुट ब्रेन से नहीं चाहिए होता. ये ऑटोरिदमिक है, राइट? दैट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. तो इट कैन इनिशिएट द हार्ट बीट ऑन इट्स ओन, दैट एवरीबडी नोज, राइट? तो जिसकी वजह से ऐसे नोड को आप पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं. और ये बात आपको पता है कि जब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो ऐसे नोड से वो इंपल्स कहां जाती है? ऐसे नोड से वो इंपल्स जाती है बोथ द एट्रियम. ठीक है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है. आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा रेड कलर से जो मैं बना रही हूं. ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करती है, जो ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होता है वो इंपल्स जाता है बोथ द एट्रिया. क्योंकि आगे जब मैं आपको कार्डियक साइकिल बताऊंगी तो आप कुछ टर्म सुनेंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल. जब जब हम ये सिस्टोल टर्म यूज करेंगे तो आपको समझना है, पहले ही बता दे रही हूं मैं आपको, जब जब हम सिस्टोल टर्म यूज करेंगे तो आपको समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, एंड जब जब हम डायस्टोल की बात करेंगे तो आपको समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिलैक्सेशन. ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैम जब भी बोलेंगे सिस्टोल दैट मीन्स बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, जब जब मैम बोलेंगी डायस्टोल तो रिलैक्सेशन. आई होप मैंने उल्टा नहीं बोला. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. ये टर्म्स आप हमेशा याद रखना. ठीक है, मैंने बोला जब ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करती है, सबसे हाईएस्ट इंपल्स जनरेट कर सकती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है. कर तो बेटा एवी नोड भी कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है, पुरकिंजे फाइबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय एसए नोड. एंड व्हेन इट जनरेट्स दैट एक्शन पोटेंशियल, ये दोनों एट्रिया को इंफॉर्मेशन भेजती है. क्यों भेजती है वो मैं आपको आगे कार्डियक साइकिल में बताऊंगी, लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन दोनों एट्रिया को भेजती है तो एट दैट टाइम बच्चों जो चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट होता है बच्चों, और वो जब दोनों एट्रिया में जाती है तो इस वजह से हमेशा एट्रियल सिस्टोल होता है या एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है. अभी मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन बता रही हूं, इसे हम प्रॉपर वे में आगे करेंगे. ठीक है, अभी सिर्फ मैं आउटलाइन बता रही हूं क्योंकि इसका यूज होने वाला है. ठीक है, ऐसे नोड से बच्चों इंफॉर्मेशन कहां जाती है? ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन दोनों एट्रिया में तो गई, ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन दोनों एट्रिया में तो गई, लेकिन इसके अलावा ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन जाएगी जो यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बच्चों, दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज एवी नोड लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. लोकेशन एग्जैक्टली एनसीईआरटी में गिवन है. तो ऐसे नोड ने सिर्फ इंफॉर्मेशन को एट्रिया में नहीं भेजा, ऐसे नोड ने इंफॉर्मेशन को एवी नोड में भी भेजा. और जब वो इंफॉर्मेशन एवी नोड को भेजती है तो एवी नोड से फर्दर वो इंफॉर्मेशन पास हो जाती है बंडल ऑफ हिज, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से यहां पे चली जाती है इंफॉर्मेशन वेंट्रिकल्स के वॉल में लोकेटेड जो फाइबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज
पुरकिंजे फाइबर्स। अगर मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाहूं तो मैं बोल सकती हूँ एसए नोड से इंफॉर्मेशन एट्रिया में तो गई, जिस वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन एवी नोड में गई बच्चों, एवी नोड से बीओएच का मतलब हमेशा खुद से समझ जाना, बीओएच का मतलब है, मैम बोल रही हैं बंडल ऑफ हिज, मैं आगे शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है, बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज से इंफॉर्मेशन चली जाती है बच्चों पुरकिंजे फाइबर। एक चीज और यहीं पे ध्यान रखो जो आगे यूज होने वाली है, जैसे कि मैंने कहा था कि एसए नोड से इंफॉर्मेशन जब इंपल्स जब जनरेट हो रही है, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो रहा है, तो वो दोनों एट्रिया को तो भेजती ही है, साथ में एवी को भेजती है। एट्रिया को भेजने की वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, जिसे हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, आगे पढ़ोगे। इन दी सेम वे बच्चों याद रखो कि जब ये पूरी इंफॉर्मेशन पुरकिंजे फाइबर्स के पास आती है, और पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ लोकेटेड है बच्चों, देखो इसकी लोकेशन, पुरकिंजे फाइबर्स की लोकेशन कहाँ है बच्चों, वेंट्रिकल्स की वॉल के साइड में है। तो वेंट्रिकल्स की वॉल में क्योंकि इसकी लोकेशन है बच्चों, तो जब जब पुरकिंजे फाइबर्स के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो हमेशा याद रखना है इस दौरान जो चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी दैट विल बी वेंट्रिकल्स। तो यहां पे दिखेगा वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसको मैं आगे बोलूंगी। ये मैंने आपको 5 मिनट तक सिर्फ वो चीज बताई है, उस चीज का आउटलाइन बताया है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर्स में इंफॉर्मेशन आएगी तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगी तो दोनों एट्रिया को भेजेगी इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आवर हार्ट इज मायोजेनिक, ऑटोरिदमिक, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाला पार्ट एसए नोड, लेकिन बाकी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक्चुअल में शुरू करने वाले हैं कार्डियक साइकिल से, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्चुअल में कार्डियक साइकिल से। तो पहले तो मैं तुम्हें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देती हूँ कार्डियक साइकिल की, फिर हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट कार्डियक साइकिल, तो लेट मी गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल की जब आप ड्यूरेशन देखोगे बच्चों, तो ड्यूरेशन इसकी जो होती है वो होती है 0.8 सेकेंड। हम देखेंगे किस तरीके से हमने ड्यूरेशन निकाला। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स ब्रीफ कर देती हूँ। ड्यूरेशन क्या होगी बच्चों, 0.8 सेकेंड, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन और दे देती हूं मैं, जो मैंने पहले लिखा था बस वही चीज मैं वापस से लिखने वाली हूं बच्चों। whenever बच्चों I'll be talking about contraction, तो contraction के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, whenever I'll be talking about contraction we are always going to use the term systole, we will always use the term systole। and whenever बच्चों I'll be talking about relaxation, तो हम जो टर्म यूज करेंगे that will be diastole। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, सिस्टोल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, डायास्टोल फॉर रिलैक्सेशन, ठीक। तीसरा पॉइंट देखो, मैं यहीं पे तुम्हें पहले कुछ वरदान दे देती हूँ, उस वरदान का यूज करेंगे हम कार्डियक साइकिल में, ठीक है। कौन सी चीज याद रखोगे बच्चों, याद रखना है आपको कि मैडम ने ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से दे दी है कि जब जब एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल का टाइम ड्यूरेशन मेजर करोगे तो वो हमेशा आना चाहिए 0.8 सेकेंड। मैं तुम्हें ये प्रूफ करके बताऊंगी पूरा पढ़ाने के बाद। जब मैं कार्डियक साइकिल तुम्हें पढ़ा दूंगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये बात सच है या झूठ। एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल का टाइम ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड, और कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल इज फॉर, ये याद रखना है, वन कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है, 0.8 सेकेंड। जैसे एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल का टाइम है 0.8 सेकेंड, उसी तरीके से VS मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस VD मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, VS मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, VD मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसका टाइम ड्यूरेशन भी बच्चों होना चाहिए 0.8 सेकेंड, इसे भी मैं प्रूफ आपको कर दूंगी। ये बात समझ आई? अब देखो कैसे समझना है, मैं थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाती हूँ कार्डियक साइकिल को, हम एक चक्कर बाद में बनाएंगे, पहले मैं आपको बेसिक कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ रिगार्डिंग दी कार्डियक साइकिल। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चों, आपने पढ़ा होगा ना कि बॉडी में एक होता है आपका राइट पंप, एक है बॉडी में राइट पंप। देखो इस तरीके से पढ़ना, इस तरीके से समझना, फिर चाहे तुम वो सर्कल में कार्डियक साइकिल बनाओ, चाहे जो मर्जी वे में बनाओ, समझ अगर कंसेप्ट जाओगे यहां से तो जिस भी फॉर्म में बनाना चाहते हो उस फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। बॉडी का एक हो गया राइट पंप, बॉडी का एक हो गया बच्चों लेफ्ट पंप,
मैम का कहने का मतलब है इन लेफ्ट साइड में ब्लड कैसे आ रहा है हार्ट में और राइट साइड में ब्लड कैसे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं या पहले के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो वो तो मुझे खुद बता सकते हैं। इनफैक्ट मैं क्लासरूम में ऐसा करती हूँ कि मैं राइट पंप बता देती हूँ और लेफ्ट पंप बच्चों से खुद ही बोलती हूँ कि आप खुद से लिख लो। अब देखो, जैसे कि मैं लेफ्ट राइट पंप की बात बताती हूँ, तो राइट साइड में बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट साइड में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है बच्चों? सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से। ध्यान से सुनो मैं क्या क्या लिख रही हूं। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से बच्चों पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा बच्चों? ध्यान से देखो कहां आएगा बच्चों? राइट एट्रियम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं यार, तुम भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आर ए का मतलब सारा ब्लड आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो मुझे बता दो अभी से, राइट एट्रियम में अगर ब्लड की फिलिंग हो रही है, वीना केवा से ब्लड आ रहा है, तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ना चाहिए कि नहीं? टेल मी, राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है? राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि उसमें ब्लड फिल हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां आ रहा है, तो राइट एट्रियम में प्रेशर जो होगा दैट विल इंक्रीज। अगर राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो मुझे बताओ कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व्स है जिन्हें हम एवी वेल्व्स भी बोलते हैं या ट्राइकस्पिड वेल्व्स बोलते हैं। तो क्योंकि राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वेल्व्स ओपन हो जाने चाहिए। तो क्या होगा बच्चों? एवी वेल्व्स जो यहां है, प्रेशर बढ़ने की वजह से एवी वेल्व्स, या फिर इसे ट्राइकस्पिड भी बोल सकते हो, ये ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन हो जाएंगे बच्चों, यस और नो? और एवी वेल्व्स या ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन होंगे तो मुझे एक बात बताओ, देखो वीना केवा ब्लड लेके डंप कर दिया उसने राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा था, राइट एट्रियम का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, तो एवी वेल्व्स जो थे आपके, जो ट्राइकस्पिड वेल्व थे जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर इन द राइट एट्रियम दोज वेल्व्स विल ओपन। और वो वेल्व्स ओपन हो जाएंगे तो ब्लड कहां आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम के नीचे में, क्या है? राइट वेंट्रिकल है। तो इसके ओपन होने की वजह से राइट वेंट्रिकल में फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना ध्यान से। जो ये मैं बोल रही हूं कि राइट एट्रियम में ब्लड की फिलिंग होगी, ये कंप्लीट फिलिंग नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर नीट एग्जाम। ये फिलिंग जो राइट वेंट्रिकल में हो रही है या इस साइड में मैं आपको बताऊंगी लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रही है, ये 100% फिलिंग कभी नहीं होती है। ये फिलिंग जो होती है यहाँ पे, ये सिर्फ होती है बच्चों 70%। हम देखेंगे कि 100% फिलिंग कैसे हो रही है। अरे भाई, तो जो तुम ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ते हो, इसकी जरूरत क्या है? अगर सोचो ना, मेरी बात एक ध्यान से सुनो। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि राइट साइड में ब्लड आया, उसका प्रेशर बढ़ गया, वेल्व्स ओपन हो गए, वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी। अगर सब कुछ प्रेशर की वजह से इतनी आसानी से हो जाता और लेफ्ट साइड में भी इसी तरीके से होगा प्रेशर की वजह से, बच्चों अगर सारा कुछ प्रेशर की वजह से हो जाता तो मुझे कंडक्टिंग सिस्टम की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम कंडक्टिंग सिस्टम साथ साथ में देखेंगे कि इसके साथ साथ में कैसे काम करता है। ये सिर्फ प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा, ये उस वजह से भी, ये 100% फिलिंग तो हुई नहीं, हमारा हार्ट तो खाली है अभी भी, इसमें तो 100% फिलिंग होनी चाहिए। वो फिलिंग कराने के लिए हमें इसके साथ साथ में कंडक्टिंग सिस्टम चलाना पड़ता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल की फिलिंग हो गई, जितने भी परसेंटेज हुई मैं तुम्हें बस समझा रही हूं एक चीज। राइट वेंट्रिकल की फिलिंग हो गई, 70% फिलिंग हो गई। अब बेटा अल्टीमेटली देखो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाना चाहिए बच्चों? राइट एट्रियम से वो जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी में सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर वो लंग्स में चला जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। लेकिन वो कैसे गया वो हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम साथ साथ में चला के। मेरी बात समझ आई? राइट वेंट्रिकल से अल्टीमेटली ब्लड को जाना है पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल से अल्टीमेटली ब्लड को जाना है पल्मोनरी आर्टरी में। कैसे गया वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। जिस तरीके से तुमने बेटा राइट पंप बनाया है उसी तरीके से लेफ्ट पंप भी बना सकते हो। वहां पे सुपीरियर वीना केवा इंफीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास पल्मोनरी वेन से जो कि हमारे पास 2 पेयर होती है, उस पल्मोनरी वेन से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जैसे वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डंप होता है राइट एट्रियम में, यहां पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डंप हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल होगा, तो जिस तरीके से राइट एट्रियम में ब्लड फिल होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ रहा था, तो लेफ्ट एट्रियम में भी जब ब्लड की फिलिंग होगी तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो लेफ्ट एट्रियम में फिलिंग हो रही है तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज करेगा तो फिलिंग किसकी होने लगेगी? वहां पे इमेजिन करो, जब राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा था तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व्स थे, ट्राइकस्पिड वेल्व, ओपन हो जाते हैं। इन दी सेम वे अगर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के जो वेल्व्स है वो भी तो खुल जाएंगे ना, प्रेशर बढ़ रहा है तो इन दोनों के बीच में जो वेल्व्स है वो ओपन हो जाएंगे। कौन से वेल्व्स ओपन हो जाएंगे बच्चों? या तो बोल दो एवी वेल्व्स ओपन हो जाएंगे, या फिर मोर स्पेसिफिकली बोल दो बाइकस्पिड ओपन हो जाएंगे। राइट, कौन से वेल्व्स ओपन हो जाएंगे? बाइकस्पिड ओपन हो जाएंगे। ये ओपन हो जाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की फिलिंग हुई थी, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग होगी। लेकिन क्या ये फिलिंग कंप्लीट होगी? अभी अभी मैंने बताया था, क्या ये फिलिंग कंप्लीट होगी? नॉट एट ऑल। दिस फिलिंग विल बी अगेन 70% बच्चों, दिस इज नॉट दी 100% फिलिंग। ये फिलिंग अभी भी 70% है, जस्ट लाइक हियर। और जैसे कि वहां पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जल्दी से फटाफट से सोच के बताओ, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूं। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इनटू द आयोटा और वहां से पूरी बॉडी में पंप होगा। लेकिन ये भगवान के आशीर्वाद से नहीं चला जाता है, ये कंडक्टिंग सिस्टम साथ साथ में चल रहा होता है, जो कि हम यहाँ अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जा रहा है। बस यहाँ पे तुम लिख दो कि अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को जाना है आयोटा में। आयोटा में भी सेमिल्यूनर वेल्व्स होते हैं जिस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी में होते हैं। अब देखो, दोनों पंप्स बना चुके, अब बीच में हम बनाएंगे कंडक्टिंग सिस्टम, जो मैं तुम्हें समझा रही थी। बच्चों ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अलग से हो रहा है और एसए नोड अलग से इंपल्स जनरेट कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। अभी दोनों को रिलेट करके देखेंगे। ये मैंने तुम्हें नॉर्मल चीज बताई, प्रेशर की वजह से किस तरीके से वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो सकती है। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और बताई कि यार देखो, जब सुपीरियर वीना केवा इंफीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है या पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, तो प्रेशर तो राइज हो रहा है, जिसकी वजह से एवी वेल्व्स खुल जाते हैं और नीचे वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। बट ये फिलिंग कभी कंप्लीट नहीं होती। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तुम कपड़े धोते हो, अगर तुमने कपड़ा धोया बेटा और तुमने उसे निचोड़ा नहीं, स्क्वीज नहीं किया, तुमने सिर्फ कपड़े वॉश किए, पानी में डिप किया और ऐसे लगा दिया, ऐसे सिर्फ उस पे क्लिप्स लगा दिए, तो तुम्हें लगता है कि उसका सारा पानी गिर गया है। सारा पानी नहीं गिरता है, सिर्फ उतना पानी उसमें से गिर जाएगा जो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। जब तक कि तुम उसे अच्छे से नहीं निचोड़ोगे, जब तक तुम उसे स्क्वीज नहीं करोगे, तब तक उस पूरे कपड़े में से सारा पानी नीचे नहीं गिरेगा। इन दी सेम वे बच्चों, जो मैं बोल रही हूँ ना कि प्रेशर बढ़ रहा है और नीचे वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है, ये तो सिर्फ 70% है। अगर मुझे रिमेनिंग 30% ब्लड को भी वेंट्रिकल्स में लाना है तो मुझे हार्ट को निचोड़ना पड़ेगा, और हार्ट को निचोड़ने का मतलब है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सिस्टोल करने के लिए ही मुझे वो कंडक्टिंग सिस्टम चलाना पड़ता है। बात समझ आ रही है? ये जो रिमेनिंग 30% फिलिंग है ये तब होगी जब मैं दोनों एट्रिया को, राइट एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगी पूरी तरीके से, तो वेंट्रिकल्स में 30% चला जाएगा। यहाँ लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगी अच्छे तरीके से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कंप्लीट, मतलब जो रिमेनिंग 30% है वो फिल हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा। मैंने बोला था कि हमारे पास एक चीज है एसए नोड। ध्यान से याद करो, एसए नोड जब इंफॉर्मेशन या इंपल्स जनरेट करती है तो वो एसए नोड इंपल्स भेजती है बच्चों एट्रिया को कि नहीं? इंफॉर्मेशन दोनों एट्रिया को भेजती है कि नहीं? जब इंफॉर्मेशन दोनों एट्रिया के पास जाएगी, आप पिछले डायग्राम से रिलेट करो, जल्दी से पिछले डायग्राम से रिलेट करो। एसए नोड ने इंपल्स जनरेट किया तो दोनों एट्रिया को इंपल्स भेजा, दोनों एट्रिया को इंपल्स भेजेगी तो एट्रिया करने लगेगी कॉन्ट्रैक्ट, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए टर्म यूज करेंगे सिस्टोल। यानी कि जब जब ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया तो एट्रियल होने लग गया कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, विच इज द फर्स्ट इवेंट जहां से मैंने स्टार्ट किया। वैसे आपकी एनसीईआरटी ने तो स्टार्ट किया है कि भैया एक जॉइंट डायस्टोल स्टेज होता है जब दोनों रिलैक्स होती है। वैसे बेटा कार्डियक साइकिल इज अ कंप्लीट साइकिल, तो ये चलती रह रही है। मैं आपको जॉइंट डायस्टोल से भी शुरू करके बता दूंगी कि किस तरीके से पूरा इवेंट हो रहा है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि भैया
ऐसे नोड ने जब इंपल्स जनरेट किया तो उसने इंफॉर्मेशन को दोनों एट्रिया में भेजा, और दोनों एट्रिया में इंफॉर्मेशन जैसे ही गई तो एट्रिया क्या होने लगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट। अब इतना दिमाग तुम लगा सकते हो, सिस्टोल अगर करेगी एट्रिया, एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो मुझे बताओ एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से किस चीज की फीलिंग होगी? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फीलिंग किसकी होगी? नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स की फीलिंग होगी कि नहीं? इतना तो दिमाग लगा पा रहे हो। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकल्स की फीलिंग होगी, लेकिन ये कौन सी फीलिंग है बच्चों? ये कौन सी फीलिंग है बच्चों? ये रिमेनिंग 30% फीलिंग है। 70% तो फीलिंग हो चुकी है। ये 70% फीलिंग तब हो रही थी जब दोनों रिलैक्स्ड थे, मैं ये भी आपको बताऊंगी। रिमेनिंग जो 30% फीलिंग है वो तब होती है जब एट्रियल सिस्टोल करता है। पहले तो एट्रियल सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन लिखो कि ये होती है फॉर 0.1 सेकेंड, ये होगी फॉर 0.1 सेकेंड। लेकिन जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा तो एट्रियल सिस्टोल से बच्चों ऐसे एरो लगाओ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिखो कि भैया यहाँ पे इस वेंट्रिकल की फीलिंग और यहाँ पे इस वेंट्रिकल की फीलिंग होती है, पिंक कलर से जो मैंने बनाया। तो यहाँ पे रिमेनिंग 30% जो फीलिंग हो रही थी वेंट्रिकल की, और यहाँ पे भी रिमेनिंग 30% जो फीलिंग हो रही थी वेंट्रिकल की, दैट वाज बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि तब हुआ जब ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया। एट्रियल सिस्टोल कितने ड्यूरेशन के लिए लास्ट किया बच्चों? ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। अब सुनना एक और बात ध्यान से, देखो 30% फीलिंग यहां पे होगी तो कंप्लीट फीलिंग यहां पे भी होगी, कंप्लीट फीलिंग यहां पे भी होगी। लेकिन ऐसे नोड इंपल्स जब जनरेट करता है सिर्फ एट्रिया को नहीं भेजता है। ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करता है तो ऐसे नोड से वो इंफॉर्मेशन जाती है कहां बच्चों? ऐसे नोड से वो इंफॉर्मेशन जाती है एवी नोड को भी। एवी नोड से इंफॉर्मेशन जाती है बंडल ऑफ हिस, BOH का मतलब बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से इंफॉर्मेशन जाती है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, तुम भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो अगर तुम्हें डिटेल पता है। ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन गई एवी नोड, एवी नोड से गई बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से गई पुरकिंजे फाइबर। अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि पुरकिंजे फाइबर्स कहां पे प्रेजेंट है? पुरकिंजे फाइबर्स कहां प्रेजेंट है, थोड़ा सोच के बताओ। पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स की वॉल में, वेंट्रिकल्स अलोंग दी वेंट्रिकुलर वॉल्स। तो अगर पुरकिंजे फाइबर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो किस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? जहां वो लोकेटेड है। पुरकिंजे फाइबर्स कहां लोकेटेड है बच्चों? पुरकिंजे फाइबर्स लोकेटेड है वेंट्रिकल्स के वॉल में। तो जब जब पुरकिंजे फाइबर्स के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो क्या मैं यहाँ पे इसको रिलेट करके इस तरीके से लिख सकती हूँ बच्चों, जैसे मैंने ऐसे नोड से लिखा है ना कि ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया, दोनों एट्रिया को भेजा तो एट्रिया सिस्टोल करने लग गई। इन दी सेम वे आई कैन से ना बच्चों कि जैसे पुरकिंजे फाइबर्स के पास इंफॉर्मेशन गई तो इस टाइम पे जो चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी दैट विल बी वेंट्रिकल्स, जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, जैसे मैंने बोला एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एट्रिया के नीचे क्या प्रेजेंट है? वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, तो वेंट्रिकल्स की फीलिंग होती है, लेकिन ये 30% फीलिंग होती है। नीट का क्वेश्चन आता है बच्चों, कितना परसेंट? 30% फीलिंग। इन दी सेम वे जब मैं बोल रही हूं कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड ऊपर नहीं जाता है। ऊपर क्यों नहीं जाता है वो मैं बताऊंगी आपको, वो रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड का बैकफ्लो नहीं हो रहा है। बैकफ्लो क्यों नहीं हो रहा है आई विल एक्सप्लेन। बट अगर बैकफ्लो नहीं होता है, इमेजिन करो कि वो वाल्व्स क्लोज हैं, एवी वाल्व्स क्लोज हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड को जाना चाहिए राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड से अयोर्टा में। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि बैकफ्लो क्यों नहीं होता है, बट यहां पे लिख लो कि जब जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती है, और वेंट्रिकल सिस्टोल करने का टाइम ड्यूरेशन होता है बच्चों 0.3 सेकेंड्स। वेंट्रिकल सिस्टोल करने का टाइम ड्यूरेशन होता है 0.3 सेकेंड। जब जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी तो ब्लड फिल हो जाएगा ऑन दी लेफ्ट साइड अयोर्टा में एंड ऑन दी राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी में। यहां पे लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो कि यहां पे अयोर्टा की फिलिंग हो गई और यहां पे पल्मोनरी आर्टरी की फिलिंग हो गई। अब जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी, तो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि लास्ट इवेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल, जब दोनों रिलैक्स स्टेट में है। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट मतलब टुगेदर, जॉइंट का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों, डायस्टोल मतलब रिलैक्स स्टेट, और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड। ये मैंने तुम्हें अभी 40% बताया है कार्डियक साइकिल का, ये मैंने सिर्फ 40% बताया कार्डियक साइकिल का। वापस से मैं तुम्हें रिवाइज कराती हूँ। देखो
ये जो पूरी चीजें हो रही है प्रेशर की वजह से फिलिंग, ये कभी कंप्लीट फिलिंग नहीं होती है बच्चों। कंप्लीट फिलिंग करने के लिए हमेशा हमें कंडक्टिंग सिस्टम चलाना पड़ता है, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम मतलब हमें इंपल्स जनरेट कराना पड़ता है, ऐसे नोड से ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ एस से पुरकिंजे फाइबर्स। हम सबसे पहला इवेंट देखते हैं कि जैसे ही ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करती है तो ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट करने की वजह से वो इंपल्स या वो इंफॉर्मेशन जाती है दोनों एट्रिया के पास, जिसकी वजह से एट्रिया करने लगती है कॉन्ट्रैक्ट। एक बात ध्यान से सुनना कि जहां मैंने एट्रियल सिस्टोल लिखा है वहां आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, वहां आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एट्रियल सिस्टोल है, यानी उस दौरान वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेंगी। ये अंडरस्टूड है, ये अलग से तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि भैया जिस दौरान एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उस दौरान वेंट्रिकल्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर रही होगी। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल होने की वजह से लेफ्ट साइड में 30% वेंट्रिकल्स की फिलिंग, राइट साइड में 30% वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो जाएगी। ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन गया एवी नोड से गया बंडल ऑफ एस से गया पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स में इंफॉर्मेशन आती है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना कि वेल्व्स क्लोज कैसे होते हैं। आपने हार्ट साउंड सुना है, लब एंड डब, सबने सुना है हार्ट साउंड्स। कभी गलती से ये मत बोलना कि हार्ट साउंड वेल्व्स की ओपनिंग की वजह से होती है, नो बेटा, नेवर। हार्ट साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब वेल्व्स आपस में टकराती हैं, जब आपस में टकराएंगी तब क्लोजर की वजह से हमेशा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब मेरी बात का आंसर देना, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया, हम नेक्स्ट इवेंट जो बोल रहे हैं कार्डियक साइकिल का, हम बोल रहे हैं कि भैया एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है अब बारी आती है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की, जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक बात तुम मुझे बताओ, देखो मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूं, एक बात तुम मुझे बताओ, सपोज ये मैं 4 चेंबर्स बना रही हूं हार्ट के, ये मैं 4 चेंबर्स बना रही हूं हार्ट के, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व। एक बात मुझे बताओ, जब मैंने बोला कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। ये येलो कलर से जो मैंने लाइन बनाई है ये मैंने दिखाया है कि भैया जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियल सिस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो गई। अब मैं ये बोल रही हूं कि नेक्स्ट इवेंट जो होता है आफ्टर एट्रियल सिस्टोल वो होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स करने लगेंगी कॉन्ट्रैक्ट। अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं कि ब्लड ऊपर चला जाएगा, देयर इज द चांस कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड ऊपर चला जाएगा। अगर ये वाल्व्स क्लोज नहीं हुई तो, अगर ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज नहीं है, बाइकस्पिड वाल्व क्लोज नहीं है, तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड ऊपर जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि बिफोर यू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल सिस्टोल करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वेंट्रिकल सिस्टोल करने से पहले ही तुम उन वाल्व्स को क्लोज कर चुके होते हो जिन वाल्व्स को तुम बोलते हो एवी वाल्व्स। यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व व्हिच इज कॉल्ड लब, वो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जब कर जाती है उसी के बाद पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है लब, विच इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। और बच्चों एवी वाल्व्स को क्लोज करना पड़ेगा तुम्हें बिफोर यू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल्स। भैया वेंट्रिकल सिस्टोल से पहले ही तो एवी वाल्व्स को क्लोज करोगे ना। अगर तुमने वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इन वाल्व्स को क्लोज नहीं किया तो बैकफ्लो होने लगेगा, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग योर वेंट्रिकल्स यू ऑलरेडी क्लोज एवी वाल्व्स। तुम्हारा एवी वाल्व्स को तुम क्लोज कर चुके होते हो। तो ये सीक्वेंस में इसीलिए मैं इस तरीके से बताती हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल के बाद ही एवी वाल्व्स को आपको क्लोज करना है बिफोर यू डू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिकॉज अगर तुम वेंट्रिकल सिस्टोल इसे क्लोज करने के बगैर कर दोगे तो बैकफ्लो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। फर्स्ट हार्ट साउंड समझ में आया? फर्स्ट हार्ट साउंड लब विच इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। अब ध्यान से सुनो, आगे आगे वेल्स तो तुमने ये वाला ब्लू वाला ये तो हुआ नहीं, बैक फ्लो तो हुआ नहीं, ठीक है। अब तुमने क्या किया, एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल कर दिया, क्योंकि वेल्व्स तो क्लोज है, इस साइड में ट्राइकस्पिड क्लोज है, इस साइड में बाइकस्पिड क्लोज है, वो वाले वेल्व्स तो क्लोज है। तो अब जब तुम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ब्लड कहां जाएगा बच्चों, यहां से तुम्हारे पास आयोटा है,
और यहां से तुम्हारे पास पल्मोनरी आर्टरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा कचरा बन गया, बट तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। एक बार इसे अंडू करते हैं, ठीक है। ओ नो, ओके, थोड़ी सी टेक्निकल चीजों में मैम थोड़ी पुअर है, ठीक है। क्या बोला बच्चों मैंने बोला कि जब अब तुमने वो वाल्व्स क्लोज कर दिया, अब कोई पंगा नहीं है कि ब्लड वापस जाएगा। यानी कि जैसे जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा अयोर्टा में और राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब समझ में आया कि वेंट्रिकल सिस्टोल करती है तो ब्लड क्यों अयोर्टा में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, बैकफ्लो क्यों नहीं होता है। समझ आ गया। अब देखो, अब दूसरा हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो गया। बच्चों देखो, मैंने तुम्हें बोला कि वेंट्रिकल सिस्टोल होने की वजह से फिलिंग ऑफ अयोर्टा एंड ऑन दिस साइड फिलिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी टेक्स प्लेस। अयोर्टा में ब्लड चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, वो बैकफ्लो ना हो जाए। अयोर्टा में ब्लड चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया, अब वो बैकफ्लो ना हो जाए, तुम्हें कौन से वाल्व्स क्लोज करने पड़ेंगे, तुम्हें वो वाल्व्स क्लोज करने पड़ेंगे जो अयोर्टा में है और जो पल्मोनरी आर्टरी में है। तो अयोर्टा में कौन से वाल्व्स हैं, अयोर्टिक सेमील्यूनर वाल्व्स। पल्मोनरी आर्टरी में कौन से वाल्व्स है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व्स। ओवरऑल सेमील्यूनर वाल्व्स बोल सकते हो। यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल होने के इमीडिएटली बाद जैसे ही ब्लड अयोर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, इमीडिएटली उसी दौरान होने लगता है सेकेंड हार्ट साउंड, जिसे बोलते हो डब। डब का मतलब इट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व्स। वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि बैकफ्लो ना हो, इसलिए तुमने अयोर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व्स थे उसे क्लोज कर दिया, जिससे कि हार्ट साउंड आता है डब। सो डब इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स एंड लब इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। और जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं बच्चों तो अल्टीमेटली हो जाता है जॉइंट डायस्टोल। मैंने जो ये तुम्हें इतना सारा ये डायग्राम, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ना थोड़ा सा ये वाला इवेंट लिख के तुम्हें लब और डब के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ और ये सारे पॉइंट्स क्लियर करती हूँ जो मैंने यहाँ लिखा था ना। एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल 0.8 सेकंड होना चाहिए, वेंट्रिकल सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल 0.8 सेकंड होना चाहिए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है। ये टाइम ड्यूरेशन देख लो। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है, एक कार्डियक साइकिल का मतलब होता है एक हार्ट बीट। एक कार्डियक साइकिल में ये इवेंट्स हो रहे हैं बच्चों, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है और जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। एक कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। तो एक कार्डियक साइकिल में एक लब एक डब। So one heartbeat in one cardiac cycle. One cardiac cycle has a duration of 0.1 second plus 0.3 second plus 0.4 second, 0.8 second. One cardiac cycle means one heartbeat which is equal to 0.8 second, which includes all these events. ठीक है? अब देखो, let me take again a blank slide. Again a blank slide. ठीक है? अब देखो, मैंने तुम्हें ये बताया, अब मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। एट्रियल सिस्टोल हुआ था सबसे पहले, एट्रियल सिस्टोल हुआ था बच्चों, और मैंने तुम्हें ये बताया था, याद रखना कि एट्रियल सिस्टोल है मतलब उस टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होगा जहां एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करिए। मैं कंप्लीटली लिख देती हूँ नहीं तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे। मैंने तुम्हें ये कहा था कि जब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उस टाइम पे अंडरस्टूड होना चाहिए कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड है। अगर मैंने बोला बच्चों एट्रियल सिस्टोल तो इसका मतलब उस टाइम पे वेंट्रिकल्स डायस्टोल कर रही है, उस टाइम पे वेंट्रिकल डायस्टोल कर रही है। सो हियर आई कैन राइट, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा था। आफ्टर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल बच्चों, नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था। वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल करेगी यानी एट्रिया क्या करेगी बच्चों, एट्रिया करेगी रिलैक्स यानी डायस्टोल। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, मैंने कहा था, हम लिखते नहीं है बट ये अंडरस्टूड होना चाहिए। और जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है उसके बाद दोनों के दोनों कंप्लीट रिलैक्स हो जाती है, जॉइंट डायस्टोल। एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो गई। ठीक, इनके टाइम ड्यूरेशन लिख लो फटाफट से, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, सारा टाइम ड्यूरेशन लिख लिया। अब मुझे बताओ, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही फर्स्ट हार्ट साउंड आया था लब, which was due to the closure of
विच वॉज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्स, एवी वेल्स के क्लोजर होने की वजह से। और आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चों जो सेकेंड हार्ट साउंड आया था दैट वाज कॉल्ड एज डब, डब वाज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व्स, सेमील्यूनर वेल्व्स के क्लोजर से। अब मैं एक और पॉइंट यहीं पे बता देती हूँ कि इसमें से कौन सा लॉन्गर ड्यूरेशन लोअर पिच, तो जिस तरीके से मैं याद रखती हूँ उसी तरीके से याद रखो क्योंकि इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है। एल फॉर लब, एल फॉर लब, एल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एल फॉर लब, एल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एल फॉर लोअर पिच। ये बात समझ आई कैसे याद रखना है? एल से ही, एल से ही, एल से ही, एल एल एल, लब लॉन्गर ड्यूरेशन लोअर पिच, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन लोअर पिच, एग्जैक्टली अपोजिट होता है डब। ये बात समझ आ गई। अब देखो वो जो मैं पॉइंट बता रही थी कि हमेशा याद रखना कि एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल का ओवरऑल वैल्यू 0.8 सेकंड आना चाहिए, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल का ड्यूरेशन हमेशा 0.8 सेकंड आना चाहिए। लेट्स चेक इट बच्चों, यहां से हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एट्रियल सिस्टोल की टाइम ड्यूरेशन क्या है इस पूरे कार्डियक साइकिल में। क्या यहाँ एट्रियल सिस्टोल हो रहा है? क्या यहाँ एट्रियल सिस्टोल हो रहा है? यस, ड्यूरेशन कितनी? 0.1 सेकेंड। क्या यहाँ एट्रियल सिस्टोल हो रहा है? क्या यहाँ एट्रियल सिस्टोल हो रहा है? नो, तो यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल नहीं हो रहा। क्या यहाँ एट्रियल सिस्टोल हो रहा है? नो, यहाँ दोनों चीज रिलैक्स कर रही है, यानी एट्रियल सिस्टोल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ, वो है यहाँ। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हुआ बच्चों? 0.1 सेकेंड। यानी एट्रियल सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन अगर मैंने चेक किया यहाँ से तो वो आ रहा था 0.1 सेकेंड। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट आई गेव यू, उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल को कैलकुलेट करोगे तो 0.8 सेकेंड आना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बच्चों एट्रियल डायस्टोल की वैल्यू आनी चाहिए 0.7 सेकेंड्स। यस और नो? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एट्रियल डायस्टोल की वैल्यू 0.7 सेकेंड आनी चाहिए, क्योंकि मैंने एट्रियल सिस्टोल का पूरे इवेंट में से निकाला टाइम ड्यूरेशन, तो मेरा 0.1 सेकेंड आया। अब जस्ट चेक करो यहाँ पे कि क्या एट्रियल डायस्टोल की वैल्यू 0.7 सेकेंड्स आ रही है। देखो जस्ट चेक करो, क्या यहाँ एट्रियल डायस्टोल कर रहा है? ध्यान से देख के बताओ, क्या यहाँ एट्रियल डायस्टोल कर रहा है? नो। क्या यहाँ एट्रियल डायस्टोल कर रहा है? क्या यहाँ एट्रियल डायस्टोल कर रहा है? एब्सोल्युटली यस। कितने टाइम के लिए? 0.3 सेकेंड। क्या यहाँ एट्रियल डायस्टोल कर रहा है? एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे दोनों डायस्टोल कर रही है, यहाँ वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल कर रही है, एट्रिया भी डायस्टोल कर रही है। तो एट्रिया दो जगह पे डायस्टोल पोजीशन में है, देखो यहाँ और यहाँ। तो 0.3 सेकेंड प्लस 0.4 सेकेंड, 0.7 सेकेंड। तो हमने वहां से भी निकाला जब, तो एट्रियल डायस्टोल की वैल्यू 0.7 सेकेंड आ रही है। इन दी सेम वे बेटा तुम वेंट्रिकल के भी निकाल सकते हो। वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल की भी वैल्यू हमेशा 0.8 सेकेंड आएगी फ्रॉम दिस एंटायर साइकिल। यहां से तुम्हें लब डब के बारे में पता चल गया, यहां से तुम्हें एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल की टाइम ड्यूरेशन पता चल गई, यहां तुम्हें ये पता चल गया कौन सा लॉन्गर ड्यूरेशन लोअर पिच। इसके अलावा बच्चों एक चीज याद रखनी है, और दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक आउटपुट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें हैं बट रिलेटेड है आपके कार्डियक साइकिल से, इसलिए मैं एक चीज और बता देती हूँ, ठीक है। वन मोर थिंग बिफोर आई प्रोग्रेस टू द न्यू स्लाइड बच्चों, एक चीज याद रखो कि जब हम बोलते हैं ना कि ये वाली चीज हो रही है, तो इस दौरान आखिर हार्ट में होता क्या है। जब हम बोलते हैं कि दोनों चेंबर्स हमारे रिलैक्स पोजीशन में है, तो आखिर होता क्या है। देखो ध्यान से सुनना, देन ओनली आई एम गोइंग टू एंड माई सेशन विद दोज डेफिनेशंस। जब मैं बोल रही हूं कि मेरा एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में है, डायस्टोल स्टेज में है, उस दौरान होता क्या है। जब आपके एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जॉइंट डायस्टोल स्टेज में होते हैं, उस दौरान आपके बच्चों वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही होती है। कौन से वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही होती है बच्चों? वो वाली फिलिंग हो रही होती है जो 70% हम बोलते हैं ना, जो हम 70% फिलिंग बोल रहे हैं ना, कि यहाँ पे 70% फिलिंग हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा था एट्रियम में और वाल्व्स ओपन थे और आपके वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही थी। तो ये जो 70% फिलिंग हो रही होती है बिना कॉन्ट्रैक्शन किए, वो 70% फिलिंग नॉर्मल फिलिंग, पैसिव फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की जब जॉइंट डायस्टोल होता है। तो जब जॉइंट डायस्टोल स्टेज था, इस दौरान आपकी वेंट्रिकल्स की पैसिव फिलिंग हो रही होती है। इस दौरान वेंट्रिकल्स की
पैसिव फीलिंग हो रही होती है बच्चों, जो कि वो 70% वाली फीलिंग की हम बात करते हैं। वो जो 70% फीलिंग की हम बात करते हैं ना, वो तब होता है बच्चों जब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल वो स्टेज है जब आपके वेंट्रिकल्स की नॉर्मल फीलिंग हो रही होती है, 70% फीलिंग हो रही होती है बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के। और जैसे ही जॉइंट डायस्टोल होता है, देखो ध्यान से सुनो, ये तो एक साइकिल है। तो जॉइंट डायस्टोल तो रिलैक्स स्टेट था, जॉइंट डायस्टोल की इमीडिएटली बाद क्या होने लगेगा बच्चों, इमीडिएटली बाद एट्रियल सिस्टोल होने लगेगा। देखो कितना रिलेट कर सकते हो, इस दौरान 70% फीलिंग हुई और इसी के बाद एसए नोड ने इंपल्स जनरेट किया, एट्रिया को भेजा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगी। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगी तो कितनी परसेंट फीलिंग हो गई थी, रिमेनिंग 30%। तो पहले तो 70% हो चुकी थी क्योंकि दोनों रिलैक्स थे, अब एट्रिया ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग 30% फीलिंग भी हो गई। बात समझ आई। और फिर ये पूरा एक साइकिल चलता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं बच्चों, एक साइकिल के जैसा रिप्रेजेंट करते हैं कार्डियक साइकिल को, राइट बच्चों। तो तुम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो, मैं यूजुअली उस फ्लो चार्ट में पढ़ाती हूँ। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एट्रियल सिस्टोल है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और ये जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में क्या कहोगे, जब दोनों रिलैक्स स्टेट में हैं तो वेंट्रिकल्स की पैसिव फीलिंग हो रही है, वेंट्रिकल्स are filled passively, ventricles are filled passively, right बच्चों। ventricles की पैसिव फीलिंग होती है। जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा होता है तो ventricles actively filled, remaining 30%, actively filled कितना परसेंट, रिमेनिंग 30%, राइट बच्चों, राइट। और एक चीज और रिलेट करो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है उसी के बाद आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड आती है लब, यानी कि एट्रियल सिस्टोल के होने के बाद यहीं पे आपको फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा लब, विच इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स। और क्लोज होने के बाद फिर स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने की वजह से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने की वजह से यहां पे फीलिंग होगी, जल्दी से बता दो, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूं, फीलिंग होगी अयोर्टा की और फीलिंग होगी पल्मोनरी आर्टरी की, राइट। मतलब मैंने तुम्हें इसे इतनी बार एक्सप्लेन किया है डायग्राम फ्लो चार्ट में, फिर ये वाले साइकिल में, अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल्स की रिमेनिंग एक्टिव 30% फीलिंग हुई, उसी के बाद ये जो एरो लगाया है वो लब, फर्स्ट हार्ट साउंड, क्योंकि तुम अगला इवेंट जो करने वाले हो वो है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट ब्लड का बैकफ्लो ना हो, तो तुमने उससे पहले ही एवी वेल्व्स को क्लोज कर दिया और फिर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे कि फीलिंग होने लगी पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा की। इसी की इमीडिएटली बाद वापस से बैकफ्लो ना हो। अब देखो एक चीज ध्यान में सुनो मेरी बात, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहां मूव कर रहा है, ब्लड कहां भाग रहा है, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में भाग रहा है और ब्लड अयोर्टा में भाग रहा है। तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाता है ना, तो क्योंकि ब्लड अयोर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर ड्रॉप होता है, और उसी प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से, उसी प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, उसी प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, और यहां पे आपको हार्ट साउंड आता है डब, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स। और जब प्रेशर और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है वेंट्रिकल्स का, तो उसके प्रेशर के रिड्यूस होने की वजह से फिर दोनों रिलैक्स हो गए, एट्रिया भी रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होता है, जिसे जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, और फिर नॉर्मल प्रेशर वाली जो फीलिंग हो रही है वो चलती रहती है, पूरा कार्डियक साइकिल चलता रहता है। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन योर दिस शॉर्ट सीरीज, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सारे इवेंट समझ में आ गए। लेट्स end this session with some terms called end diastolic volume, end systolic volume and cardiac output. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं end diastolic volume. Though it is not given in NCERT directly, but ये बिल्कुल रिलेटेबल है बच्चों आपके इस कार्डियक साइकिल से। end diastolic volume को हम रिप्रेजेंट करते हैं EDV, ठीक। नेक्स्ट टर्म जो मैं बताऊंगी दैट इज end systolic volume, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ESV, ठीक। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कार्डियक आउटपुट।
कार्डियक आउटपुट विच इज रिटन एज बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो चलो वन बाय वन लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। देखो नाम से समझ में आना चाहिए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मैंने सिस्टोल लिख दिया, आई एम सो सॉरी, एंड डायस्टोलिक सिस्टोल लिख दिया, मैम का दिमाग खराब हो गया लग रहा है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, बच्चों तुम तो यहीं पे लिखने लग जाओगे, अरे मैम इतने पॉइंट इस सेकंड पे आपने ये लिख दिया। यार कभी कभी ना जो हम बोल रहे होते हैं और मुंह से गलत निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप तुम इतना तो समझते हो, मेरे समझदार बच्चे हो, ठीक है। नहीं तो लिख दोगे मैम पॉइंट 1 मिनट इतने सेकंड्स पे आपने ये बोल दिया मैम, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से क्या समझते हो? एंड का मतलब अंत, मतलब समाप्ति, जो कि हूं मैं, ठीक है। एंड का मतलब अंत, डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन। आफ्टर द एंड ऑफ रिलैक्सेशन जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड बचा है वेंट्रिकल्स में, वापस से बता रही हूं, एट द एंड ऑफ डायस्टोल या रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड बचा है। इसे कैसे देखो समझ सकते हो, इसे इस तरीके से समझ सकते हो। देखो ये मैंने बनाए वापस से वो चेंबर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखो एट द एंड ऑफ द रिलैक्सेशन, पूरा वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन होने के बाद वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड फिल हो गया, वेंट्रिकल्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है। एक बात और याद रखना, वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड होगा ये कैपेसिटी मुझ में, तुम में, एथलीट्स में वेरी कर सकती है। एथलीट्स की जो वेंट्रिकल्स की कैपेसिटी है दैट कुड बी मोर देन दैट ऑफ अस, ठीक है। वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उनका एक अलग ही फंडा है, वो फंडे में हम नहीं जाते हैं। आप ये याद रखो कि वेंट्रिकल्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना ब्लड अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि आपके at the end of diastole, at the end of complete relaxation, ventricles के पास होता है 120 ml blood। at the end of बच्चों relaxation, ventricles के पास होता है 120 ml blood। तो that 120 ml blood which is present in the ventricle at the end of diastole, that is called as end diastolic volume। You can write the definition बच्चों कि at the end of relaxation, at the end of relaxation, at the end of relaxation, the amount of blood present in ventricles। और ये फिक्स नहीं है बच्चों, ये याद रखना कि ये अमाउंट फिक्स नहीं है, दिस कैन वेरी। अगर आपके वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है तो ये भी अमाउंट ज्यादा होगा, अगर वेंट्रिकल्स का साइज ज्यादा तो वॉल्यूम भी ज्यादा। लेकिन ऑन एन एवरेज हम कितना कंसिडर कर रहे हैं इस वॉल्यूम को? हम कह रहे हैं कि भैया एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन आपके वेंट्रिकल्स के पास है 120 ml ब्लड, दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे आओ। एंड सिस्टोलिक का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सिस्टोल किया, हमेशा वेंट्रिकल्स के टर्म में बात कर रहे हैं। अब देखो वेंट्रिकल्स में तो 120 ml ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी। क्या वेंट्रिकल जब सिस्टोल करती है सारा ब्लड आयोटा में या पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है? नो, सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी आयोटा में बेटा वेंट्रिकल्स कभी कंगाल नहीं होते, वेंट्रिकल्स कभी खाली नहीं होते। सम अमाउंट ऑफ ब्लड विल गो टू आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, सम विल स्टिल रिमेन इन वेंट्रिकल्स। वापस से बात सुनो, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस 120 का 120 सारा का सारा पल्मोनरी आर्टरी, सारा का सारा एओर्टा में नहीं जाता, कुछ अमाउंट चला जाता है, कुछ अमाउंट रह जाता है। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बच्चों, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो अमाउंट इस वेंट्रिकल्स में से निकल जाता है दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहीं पे स्ट्रोक वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हो। वापस से बताती हूं, यहां पहले लिख देती हूं, इस पूरे 120 ml से 70 ml अप्रोक्सीमेटली ब्लड निकल जाता है इन द आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज pumped out of the ventricle per beat
याद रखना, ये गलती करते हो। एक बीट में, एक बीट का मतलब एक कार्डियक साइकिल, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल में एक लब और एक डब हो रहा था, यानी जितना ब्लड आपके एक कार्डियक साइकिल में आपके वेंट्रिकल से निकल जाता है उस ब्लड को बोलते हैं आप स्ट्रोक वॉल्यूम। सो स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन यहीं पे लिख लो बच्चों, मेरे लिए बहुत नीचे हो गया। अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle पर बीट, ये याद रखना है, पर मिनट नहीं, पर बीट। कितना? 70 ml। तो अगर 70 ml चला गया तो बचा कितना? 50 ml बचा कि नहीं? 120 था टोटल, 120 में से 70 तुमने निकाल दिया, तो बचा कितना? 50 ml। उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है the amount of blood remaining in the ventricles, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है दो। The amount of blood remaining in the ventricle at the end of ventricular systole, at the end of ventricular systole कितना ब्लड रह जाता है? कितना ब्लड रह जाता है? 50 ml। कितना ब्लड रह जाता है? 50 ml। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों, इस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हो, ESV इक्वल्स टू EDV माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या लिख सकते हो कि नहीं? क्या लिख सकते हो कि नहीं? ध्यान से बताओ। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml। एक चीज और ध्यान रखना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम चेंज हो सकता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसलिए चेंज हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा साइज होगा वेंट्रिकल्स का उतना ज्यादा ब्लड भर सकता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर वेरी करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी वेरी करेगा, क्योंकि जितना ब्लड आएगा उतना ही तो आप ब्लड भेज भी सकते हो। अगर 120 था तो तुमने 70 ml भेजा, अगर 120 से ज्यादा ब्लड आएगा तो 70 से ज्यादा ब्लड भेजोगे। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वेरी कर सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी वेरी कर सकता है, लेकिन जो चीज हमेशा फिक्स्ड होगी दैट विल बी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कभी वेरी नहीं करता। और क्यों वेरी नहीं करता बच्चों? क्योंकि जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वेरी करता है और सिस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरी करता है, तो ये दोनों मिलके तो अल्टीमेटली बैलेंस आउट कर देंगे ना। तो कभी भी अगर EDV वेरी कर रहा है तो अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की वो हमेशा सेम रहती है, वो कभी वेरी नहीं करती। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा पूछी जाती है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट, not per minute. And I would like to end the class with the definition of cardiac output. So let me write it. ठीक है, I hope कि आपको सेशन समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा टेंशन और कार्डियक आउटपुट एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। जैसा कि हमने फॉर्मूला में लिखा है कि कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो हार्ट रेट सबको पता है, दिल की धड़कनें जो तुम्हारी काफी तेज जाती है कभी कभी, 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट, राइट बच्चों। तो कार्डियक आउटपुट निकलता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब मैंने तुम्हें बताया था अमाउंट पर बीट। अमाउंट पर बीट कितना? अमाउंट 70 ml पर बीट। देखो एक और ट्रिक बताऊं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट होता है कि पर मिनट होता है, क्योंकि अगर तुमने पर बीट और पर मिनट में गलती कर दी तो तुम इन दोनों डेफिनेशंस में चेंज कर दोगे, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में बस एक पतली लाइन का डिफरेंस होता है, थिन लाइन। वो थिन लाइन होती है मिनट एंड बीट। कार्डियक आउटपुट को जब आप डिफाइन करते हो तो इसे डिफाइन करते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle पर मिनट। देखो कितना सा डिफरेंस है, कितना सा डिफरेंस है। एक तुम बोल रहे हो अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और एक में तुम बोलते हो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ गलती कैसे नहीं करोगे। देखो गलती ऐसे नहीं करोगे, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद रह जाए ना कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला ये होता है,
अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद रह जाए तो तुम अपने आप से बता सकते हो कि मुझे बीट से बीट को कैंसिल करना है। तो जब यहाँ पे बीट होगा तभी तो बीट से बीट कैंसिल करोगे। बीट से बीट कैंसिल करने के लिए तुम्हें बीट लिखना पड़ेगा, और तुम बीट लिखोगे यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है ml पर बीट। ठीक है, ठीक है। ऐसा बोलना में बहुत ही गंदा जोक था, गंदा जोक नहीं था बच्चों, ये रियलिटी है। ठीक है, तो जब तुम कार्डियक आउटपुट की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आ जाएगा 70 ml इंटू 72 पर मिनट। इट इज अप्रोक्सीमेटली 5040 ml पर मिनट, विच इज अप्रोक्सीमेटली बच्चों 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट हो गया 5 लीटर। एथलीट्स में कार्डियक आउटपुट वेरी कर सकता है, उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 लीटर से ज्यादा, इसका मतलब ये है कि फास्टर सर्कुलेशन हो रही है, बहुत दफा कम ड्यूरेशन में बहुत बार सर्कुलेशन हो जाती है, दैट इज वाई देयर कार्डियक आउटपुट कैन बी मोर। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि तुम्हें डिफरेंट तरीके से, अलग मेथड से कार्डियक साइकिल को समझा दूं। आई होप अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ के बैठे होगे ना तो तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, आई थॉरोली एंजॉयड एंड यू कैन लेट मी नो कि आपको अगला लेक्चर कौन सा सुनना है। ठीक है बच्चों, till then everyone keep working hard, stay happy, stay motivated, keep smiling and bye bye.